दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट नोट की, आपके लक्ष्मीकांत की और प्रेसिडेंट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। और वैसे मैं शुरू से करने वाला था, लेकिन आप अभी ऐसे पढ़िए चैप्टर, क्योंकि अभी आपके प्रीलिम्स आने वाले हैं। तो आर्टिकल 52 देखेंगे तो ये कहाँ देखने को मिलता है, पार्ट 5 में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक। इसमें क्या क्या आते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल देखने को मिलेंगे। हमारे प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ये होते हैं, और एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सोलिडेरिटी, यानी ये जो है यूनिटी के, इंटेग्रिटी के और सॉलिडेरिटी के सिंबल के रूप में जाने जाते हैं। इलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखिए कि कौन कौन इलेक्शन होगा, तो कोई तो पार्टिसिपेट करेगा। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है। तो देखिए, अगर आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहाँ होगा, पार्लियामेंट में होगा। अब पार्लियामेंट में होगा तो यहाँ पर कितने हाउसेज हैं, 2 हाउसेज हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और एक को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। इसको एलसी कहेंगे और इसको एलए कहेंगे। तो दोनों का जो है यहाँ पर क्या होगा, दोनों का सहयोग होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। पर केवल और केवल इनमें से इलेक्टेड मेंबर होंगे। अब इलेक्टेड मेंबर क्यों होंगे, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट चूज किया जा रहा है ना, आप लोगों का हेड। और आप लोगों ने अगर जिसको जिसको वोट दिया है, जिसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, आपके लिए हेड चुनने की जिम्मेदारी उसी की तो होगी। कोई यहाँ पर ऐसा आदमी तो आ नहीं सकता जो कि इलेक्टेड नहीं है, वो केवल और केवल नॉमिनेटेड है। आपको पता है कि 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, अलग अलग फील्ड में वो एलिजिबल नहीं है। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर आपका जो पूरा देखेंगे पार्लियामेंट है और पूरा जो कंट्री बनी हुई है, वो कंट्री किस बेसिस पर बनी हुई है, आपके स्टेट से बनी हुई है, यानी स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर एमएलए आ जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। किन किन स्टेट्स में है, आप कमेंट करके बताइए। किन 6 स्टेट में है, 7, 8 नीचे कमेंट करके बताइए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हर स्टेट में जब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल वोट देने का अधिकार रखती है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वलिटी नहीं होगी, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल वोट नहीं दे सकती है। और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वोट दे सकते हैं। यही आपको वोट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने नोट बनाया हुआ है कि बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। और ये पूरे नोट आपके किससे बने हुए हैं, लक्ष्मीकांत से बने हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपकी 1-2 यूनियन टेरिटरी ऐसी भी हैं जिसकी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी। तो यहाँ के भी जो एमएलएज हैं वो भी वोट करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नोट में इसलिए मैंने आपके लिए डाल दिया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर डोंट पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब 104th अमेंडमेंट आता है दोस्तों, जिसमें एंग्लो इंडियन की जो सीट है उसको हटा दिया जाता है, यानी वो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और ये सीट हो जाती है 25 जनवरी 2020 से। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा आपको पेचीदा लगने वाली चीज़ों में। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे किससे, हम शुरुआत करते हैं 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से। और इसी तरीके से हम किससे शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं छोटी यूनिट से, यानी विलेजेस से शुरुआत करेंगे। विलेजेस के ऊपर हम जाएंगे तो कहाँ शुरुआत करते हैं, ब्लॉक्स में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। लेकिन अगर आपका जो स्टेट है, आपकी स्टेट से ही कंट्री बनी हुई है, तो उसमें लोवेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक पावर होती है एमएलए के बाद होती है। और एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है कि 4-5 एमएलए होते हैं, लेकिन एमपी एक ही होता है, यानी छोटी यूनिट कौन हुई, एमएलए हुई। तो पहले हम एमएलए के बारे में देखेंगे। एमएलए क्या होते हैं, इनका वोट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके वोट की वैल्यू का फॉर्मूला जो लिखा गया है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट की पॉपुलेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपका एक स्टेट है, छोटा सा एकदम प्यारा सा स्टेट है ए। अब इस स्टेट का नाम मत लिखिए, इस स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन है 5000, ठीक है, कितनी है, 5000 है। फिर इसको डिवाइड किससे किया गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ऐसा क्यों किया गया? टोटल नंबर किससे? इलेक्टेड मेंबर्स। अब यहाँ से मान लीजिए कि हमने चूज़ किए हैं 10 एमएलए चूज़ किए हैं, तो आप बताइए हर एमएलए को अगर एवरेज निकालेंगे कितना वोट मिलेगा, इसलिए इसको डिवाइड करते हैं। फिर ये तो वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी, इसलिए इसको एक आगे फर्दर इसको कम करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। अब 100 कर दिए तो यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो कट गया, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये और एक जीरो ये, यानी 5 1 जा 5 5 आया। मतलब एक एमएलए की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। 5 आ गई मतलब अगर आप ए स्टेट में देखेंगे 5 आएगी। अब फॉर एग्जांपल यहीं अगर आपका जो है ये 5000 की जगह 50,000 हो जाता, तब क्या होता? तो यहाँ पे 50 आ जाता। ठीक, मतलब अगर बी में 50,000 की जनसंख्या है, ये बड़ा थोड़ा राज्य है, तो यहाँ पे वैल्यू 50 की आई। अब क्या कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन यानी पूरे स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन को मिलाएंगे। मतलब इसका क्या हुआ कि पूरे स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है और उसमें कितने हम एमएलएज लेके आए। तो इतना आप समझ गए कि अगर छोटा होगा तो कम नंबर आएगा, बड़ी पॉपुलेशन होगी और उसमें ज़्यादा एमएलएज होंगे, लेकिन उस हिसाब से वेरिएशन तो आएगा ही इसमें। मतलब हर स्टेट के एमएलएज की जो वैल्यू है वो अलग अलग आने वाली है। आगे बढ़ते हैं अब हम, फिर देखते हैं एमपीज़ के वोट की वैल्यू कितनी होती है। अब टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, मतलब अब मान लीजिए एक जगह का 50 आया है, फिर एक स्टेट का 5 आया है। वैसे हमारे पास कितने स्टेट हैं और जितने स्टेट हैं उसके 28 स्टेट के साथ 2 और जोड़ेंगे यूटीज़ को, यानी पूरे के पूरे 30 हो सकते हैं। अब बताइए सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, कमेंट में बताइए। उसके बाद इन सबको जोड़ करके क्या होगा कि टोटल वैल्यू निकाल जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू जो अगर इन सबको जोड़ दिया, जैसे हमने 2 लिया था तो एक में 50 जोड़ा, एक में 5 जोड़ा, यानी 55 हो गया। तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 55 आएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें से कितने इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के हैं? अब जैसे हो सकता है कि पूरे कितनी स्ट्रेंथ है, 543 आपके लोकसभा में है, ठीक, और राज्यसभा की कितनी है कमेंट करके बताइए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे राज्यसभा में ना। अब मैं आपको सवाल देता हूँ, 240 है, 243 है या 250 है, बताइए आप कमेंट करके। तो इसको जोड़ देंगे। अब जब इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी कि एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी है। ठीक, तो ऐसे ही हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी है और एमपीज़ के वोट की वैल्यू कितनी है। तो जब वो वोट डालेंगे तो इस हिसाब से उनका कैलकुलेशन किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको और देखने को मिलती है, क्या कि आपके जो एमएलए के बैलेट पेपर होते हैं वो पिंक कलर में होते हैं और आपके जो एमपी के बैलेट पेपर होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब इसको याद करने के लिए सिंपल ये समझ सकते हैं, पिंक कलर जो है लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं, यानी जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। अब एमएलए की अगर पावर देखेंगे तो एमपी के हिसाब से कम है फिजिकल स्ट्रेंथ, वैसे लड़कियों में देखेंगे तो फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी कम होती है। एम्पावरमेंट पे मत जाइएगा। फिर एमपी की बात करते हैं तो एमपी को ग्रीन मिलती है, मोर पावर। तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब वोट की वैल्यू तो हमें पता चल गई, लेकिन यहाँ पर काम कैसे करती है ये चीज़, इसको समझते हैं हम। काम ऐसे करती है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, जहाँ पे एक, जैसे मान लीजिए 5 कैंडिडेट खड़े होते हैं। ए बोलता है भैया मैं भी खड़ा हूँगा, बी बोलता है भैया मैं भी खड़ा हूँगा, सी बोलता है मैं भी, और डी बोलता है मैं भी खड़ा हूँगा, ठीक, और ई बोलता है मैं भी खड़ा हूँगा। अब 5 लोग खड़े हो गए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब जैसे सारे एमपी सारे एमएलए आएंगे, उनकी वोट की वैल्यू जो भी होगी वो हम बात करेंगे। लेकिन जैसे कि वो कहते हैं कि एक कहता है मैं ये फर्स्ट प्रेफरेंस ए को देता हूँ, फिर दूसरा फिर कहता है मैं इसको 4th प्रेफरेंस दूंगा, फिर इसको दूंगा मैं 3rd प्रेफरेंस, फिर मैं इसको दूंगा 2nd और इसको दूंगा 5th प्रेफरेंस। दूसरा कहता है इसको मैं 5th दूंगा, इसको 5 दूंगा, इसको 3 दूंगा, इसको 2 दूंगा, इसको 1 दूंगा। तीसरा कहता है अच्छा ठीक है मैं इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, इसको 3 देता हूँ, इसको 4 देता हूँ, इसको 5 देता हूँ। फिर चौथा कहता है कि मैं इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ, इसको 5 और इसको कितना देता हूँ 1 देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर
सब ने डिफरेंट डिफरेंट जो है अपनी प्रेफरेंसेस दी हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो जो वोट कर रहे हैं ना वो सबको देंगे, लेकिन प्रेफरेंस के हिसाब से देंगे। जैसे आप कहते हैं कि आपके क्लास में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं और उन 5 बच्चों में से आपको सारे बच्चों को बताना है कि आपको ज़्यादा पसंद कौन है। सबसे पसंद ये है, राहुल मुझे ज़्यादा पसंद है और श्वेता मुझे कम पसंद है, रश्मि ज़्यादा पसंद है, रश्मि नंबर 1 पे है, राहुल नंबर 2 पे, श्वेता नंबर 3 पे। ऐसे हो सकता है अलग अलग नंबर हो जाएं। फिर इस हिसाब से अब यहाँ पर क्या होता है, एक सीक्रेट बैलेट बनाया जाता है। अब सीक्रेट बैलेट जब काउंटिंग होती है तब, तो सीक्रेट बैलेट जब बनाया जाएगा, अब काउंटिंग के टाइम में जैसे ए का पहला प्रेफरेंस आया तो ए वाले बैलेट में इस वोट को हम डाल देंगे, ठीक। अब बी का कहीं पहला प्रेफरेंस है, बी का पहला प्रेफरेंस तो नहीं दिख रहा है। फिर सी में, फिर हमें पहला नहीं दिखा। फिर ई में देखेंगे तो ई को पहला प्रेफरेंस कहाँ दिख रहा है, तो ये पहला प्रेफरेंस ई को मिला है, तो ई वाले में हम एक वोट और डाल देंगे, ठीक है। फिर जितने जितने वोट होंगे उसी प्रकार से जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी वो हम सबके अलग अलग उसमें वोट डाल देंगे। यहाँ देखो तुमको फिर क्या होगा, फिर ए कहेगा कि मुझको 10 प्रेफरेंस मिली है फर्स्ट वाली, बी कहेगा मुझको 20 मिली है, सी कहेगा मुझको 40 मिली है, डी कहेगा मुझको 5 ही मिली है, ठीक। ई कहेगा मुझे 15 मिली है। तो सबको अपने अपने वोट मिल गए हैं। अब यहाँ पर कोटा देखा जाता है। कोटा किस चीज़ का देखा जाता है कि यहाँ पर टोटल जो है कोटे की बात करते हैं तो आगे आपको देखने को मिलेगा। अब अगर वो कोटा जो है वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, स्पेसिफाइड नंबर अगर वहाँ तक रीच नहीं होता है, मान लीजिए 50% + 1 हो गया यानी 50% वोट और 1 वोट और, तो उतने अगर उसको नहीं मिलता है तो फिर अब क्या किया जाएगा, अब जिसकी जिसकी सेकंड प्रेफरेंस है, अब जो एकदम कम वोट पाया है, जैसे फॉर एग्जांपल ई वाले ने भैया हमारे 5 ही वोट पाए हुए हैं, अब ई वाले को हम हटा देंगे और इसके बैलेट में से सारे पेपर हम निकाल लेंगे। अब सारे पेपर निकाल के देखेंगे कि दो जो प्रेफरेंस दी है, सेकंड वाली प्रेफरेंस किसको दी गई है, तो इस सेकंड वाली प्रेफरेंस को हम डाल देंगे ए में। इसको क्या मानेंगे, अब इसकी सेकंड प्रेफरेंस हो गई इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस को हमने डिलीट कर दिया है। मान लीजिए जैसे अब आप जा रहे हैं, अब आपके पास 2 सिक्के हैं, अब 2 सिक्के में से एक सिक्का आपका खो गया, अब उस 2 लोगों को आप पसंद करते हैं, अब मान लीजिए 2 लोगों को पसंद करते हैं, एक उसमें से भाग गया तो अब आपके पास एक ही बचा, आप एक ही को तो पसंद करेंगे, अब नंबर 1 पे दूसरा आ जाएगा। उसी हिसाब से अब 2 वाला क्या हो गया, हमारा नंबर 1 हो गया, तो अब ये भाग जाएगा, नंबर 1 जो प्रेफर किया है उसके वाले में चला जाएगा और इसी हिसाब से पीछे वाले हटते जाएंगे, आगे वाले दूसरे दूसरे डब्बे में चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा अगर कुछ नहीं होता तो एक ही डिब्बे में 5 वाला, कोई 5 उसको प्रेफरेंस दिया था लेकिन किसी को कोटा नहीं मिला तो पाँचों के पाँचों एक से लेकर के 5 तक सब एक ही डिब्बे में पहुंच गए। ऐसा भी हो सकता है जब तक कोटा फुलफिल ना हो जाए। तो बस यही आपकी चीज़ है, यही आपको समझना था। तो यहाँ पे लिखा भी गया है इलेक्टोरल कोटा में क्या, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कितने पड़े हैं, 1 + 1 डिवाइडेड बाई इसमें 2 कर देते हैं। फिर मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट, अब 50% + 1 एक ऐसा फिक्स्ड कोटा हो सकता है, उसमें 1 बैलेट पेपर, एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें सबको प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और आगे इसमें क्या होता है, आगे इसमें ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट, और इनका जो फैसला होगा, अगर कोई इशू होता है तो इनका फैसला फाइनल होगा कि हाँ ठीक है ये चीज़ नला हम वाइड करते हैं या फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ सब सही है या फिर वाइड कर देते हैं, ठीक है। उसको भी बताऊंगा मैं कि क्या होता है। अब फर्स्ट फेज मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए लिस्ट बैलेट जो है कैंसिल हो जाती है, सेकंड प्रेफरेंस रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में, फिर थर्ड प्रेफरेंस ऐसे बढ़ती जाएगी। अब डिस्प्यूट अराइज होगा तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा। और अगर इन केस आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है इलेक्शन वाइड हो जाता है यानी इलेक्शन सिरे से खारिज हो जाता है, तो वहाँ पर जो एक्शन उन्होंने अपने इस फेज़ के दौरान किए हुए हैं, जैसे कोई बिल आया उसको पास कर दिया, बोला ठीक है भैया हमने पास कर दिया है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि उनका जो उन्होंने काम किया है वो ख़त्म होगा, नहीं। अब उस डेट से वो और कुछ काम नहीं कर पाएंगे, उनकी पावर छीन ली जाएगी, उनको पोस्ट से हटा दिया जाएगा, बट पीछे वाले की कोई भी एक्शन डन विल नॉट इनवैलिडेटेड, और टिल डेट तक जो एक्शन किया है वो इनवैलिडेट नहीं होगा। और एक चीज़ और है, अब एक चीज़ और क्या है कि किस बेसिस पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में, कि यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, यानी जहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज हो रहा है कहेंगे भैया यहाँ पे इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ये मेंबर तो थे ही नहीं, वो मेंबर आए नहीं है, मेंबर ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, इनकम्प्लीट है, इस बेसिस पर यहाँ पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम कि रीज़न फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब रीज़न क्या है इनडायरेक्ट इलेक्शन की, अब कुछ कारण भी तो होना चाहिए इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों हो रहा है।
तो यहाँ पे होता है हार्मनी विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें हार्मनी है क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल हेड होता है तो उसको इलेक्ट करके आना चाहिए। वैसा थोड़ी है कि किसी को भी अपनी मर्जी से बना दोगे, तो ऐसे कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता, ऐसे कोई भी मंत्री बन जाता, MP MLA सब बन जाते। तो इसीलिए हार्मनी रखने के लिए किया गया है। पर फिर कहेंगे भैया तो एकदम डायरेक्ट इलेक्शन करवा देते, तो धीरे धीरे इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों करवाए, हम इलेक्शन देते। मेरे भाई अगर आप इलेक्शन दोगे तो नॉमिनल हेड है ना, जो रियल हेड होता है आपका वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर उनका हेड होता है। तो यहाँ पे इनके पास पावर तो है पर इनका उतना ज़रूरी नहीं है। तो डायरेक्ट इलेक्शन करवाते तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता, टाइम कंज्यूमिंग होता, टाइम लगता, आचार संहिता लग जाती, EVM मशीनें बहुत दूर दूर तक जाती, बहुत पैसा लगता, एनर्जी कंज्यूमिंग होता, और इलेक्टोरेट की क्योंकि वास्ट साइज़ है, ज़्यादा संख्या है। फिर यहाँ पे बात आती है कि कुछ इशू भी आते हैं कि कहते हैं भैया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिसनोमर है, इसको तो गलत नाम रखे हो। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन 2 लोगों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही लोग की है, एक ही सीट है। और इसको अच्छे से अच्छा क्या कहें, प्रेफरेंशियल और अल्टरनेटिव वोट सिस्टम कहेंगे। फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है उसमें भी कहते हैं कि भैया नो वोटर है सिंगल वोट। अब कोई वोटर एक ही वोट थोड़ी दे रहा है, वो तो 5 को वोट दे रहा है, तो इसको STV क्यों कह रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है जो कि होता है ना, क्रिटिक होती है। अब क्वालिफिकेशन ओथ एंड कंडीशन की बात करते हैं तो जो क्वालिफिकेशन हमें देखने को मिलती है दोस्तों, वो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, और यहाँ पर उनकी जो एज है वो 35 ईयर की होनी चाहिए, क्वालिफाइड टू लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, और लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के लिए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाई होने चाहिए। यानी लेजिस्लेचर किसका, लेजिस्लेचर स्टेट की आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोकसभा, वहाँ पर वो एक इलेक्टेड हो, मतलब जैसे MP बन सकते हैं वो, बस सीधी सी बात। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है टेंडर में अपना हाथ घुमाए हैं, कोई गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है, कोई IAS ऑफिसर बन गए हैं, कोई नौकरी ले ली है, ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स, और इनको बनने के लिए 50 इलेक्टर जो होने चाहिए, वहाँ से 50 ऐसे लोग होने चाहिए जो कि प्रपोजर का काम करें और 50 सेकेंडर का काम करें। यानी 50 लोग कह रहे हैं कि मैं प्रपोज करता हूँ, हाँ ये ठीक है बनने लायक है, फिर 50 लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको कि हाँ सेकेंडर के रूप में हम काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करते हैं तो पहले क्या था, पहले था 1997 से पहले 2,500 रुपये था, और उस समय प्रपोजर और सेकेंडर की संख्या 10-10 हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ करके 15,000 हो गया, जो कि RBI में जमा होगा। तो हो सकता है हमारी UPSC दादा पूछ लें, कहते भाई साहब ये बताओ SBI में जमा होता है क्या पैसा। आप कहेंगे अरे यार SBI RBI कुछ तो था, लेकिन SBI में आप लिख के चले आएंगे, हो सकता है SBI बैंक है तो उसमें जमा कर दे। नहीं भाई, RBI में जमा होता है। एंड इट कैन बी फॉरफिटेड, और ये जब्त कर लिया जाएगा। जैसे होती ना जमानत जब्त हो गई, भैया गाँव में कोई प्रधानी खड़ा होता है, वहाँ यार तो हर जमानत तब जब्त हुई है तूने जीता, तो ऐसे होता है। तो फॉरफिटेड होता है कि 1/6 वोट, यानी जितने वोट पड़े हुए हैं, जैसे 100 वोट पड़े हैं तो इससे 1/6 वोट जो है इसकी होगी। अब 120 वोट पड़े हैं, डायरेक्ट ऐसे देख लीजिए 20 हो गया ना, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। यानी 20 वोट तो कम से कम इसको मिलने चाहिए। अगर 120 वोट सारे पड़े हुए हैं, 1/6 कर लेते हैं। फिर ओथ एंड अफर्मेशंस की बात करते हैं तो ये ओथ एंड अफर्मेशन फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे किसको, ऑफिस को, और उसी के साथ प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को। अब ये आप तीनों याद कर लीजिए, ये अपने मेंस में लिख सकते हैं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड। फिर डिवोट करेंगे अपने आप को, फुल डिवोशन, निष्ठा के साथ काम करेंगे सर्विस और वेलबींग के लिए। और यहाँ पर जो CJI हैं, एक मिनट, अब यहाँ पर इनको ओथ कौन देगा, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, और या फिर उनकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज करेंगे, ऑल हु एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। और अगर जो भी इंसान प्रेसिडेंट की शपथ ले, अगर प्रेसिडेंट का कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे अब प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह आ गया, वो नहीं है तो चीफ जस्टिस आ जाते हैं, वो नहीं है तो कोई भी अगर प्रेसिडेंट के जगह पर काम करेगा तो उसको ये लेनी पड़ेगी, चाहे एक दिन के लिए काम करे, ओथ लेनी पड़ती है। तो ये थी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ अभी अगले भी वीडियो आएगी, वेट करिए, सब्सक्राइब कीजिए।